थोड़ा शांति बनाए रखिए। समझ नहीं है तुम लोग। मंच पे उपस्थित प्रोफेसर एम.एन. झा जी, श्री भोला झा जी और शकील साहब और सभागार में उपस्थित सभी शिक्षक छात्र छात्राओं समूह का मेरा सम्मिलित अभिवादन। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। मैं इसलिए निश्चिंत हूँ कि मेरे बाद जितेंद्र सर बोलेंगे तो जो छूटेगा वो बोलेंगे, इसीलिए मैं निश्चिंत हूँ। यहाँ हमारे यहाँ जब भी नेता की चर्चा होती है, राष्ट्रवादी की चर्चा होती है, जब हम लोग नाम गिनना शुरू करते हैं, कोई भी आदमी किसी भी दल का किसी भी क्षेत्र का हो, वो एक नाम सुभाष चंद्र बोस का जरूर आता है। इसका मतलब है कि सुभाष चंद्र बोस पूरे भारत में एक सर्वमान्य नेता थे। वो किस इज्म से जुड़े हुए थे, किस वाद से जुड़े हुए थे, इस पचड़े में कोई नहीं पड़ता है। सामवादी भी, वामपंथी भी उन्हें अपने नजदीक पाता है, कांग्रेसी भी अपने नजदीक पाता है, दक्षिणपंथी भी अपने नजदीक पाता है। कोई ऐसा पंथ नहीं है उस देश में जो अपनी प्रशंसा करते वक्त सुभाष चंद्र बोस को दरकिनार कर दे। भारतीय राष्ट्रवाद की जब भी चर्चा होगी, सुभाष चंद्र बोस की चर्चा होती है। अब है कि सुभाष चंद्र बोस क्यों बने, वो इतने बड़े राष्ट्रवादी क्यों बने, मैं उस पृष्ठभूमि से शुरू करना चाहता हूँ। 1897 में इनका जन्म हुआ। जाहिर है कि कांग्रेस की स्थापना भी बहुत पहले हो चुकी थी। बहुत सारे राष्ट्रवादी उभर कर सामने आ चुके थे तब तक। और 1905 में बंग भंग होता है। भारत में क्रांति की लहर चलती है, खास करके बंगाल में। कोई ऐसा बंगाली नहीं था जो इससे आंदोलित नहीं हुआ बंग भंग से। यह दो घटना हुई। एक तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय ही, हम लोग अगर आधुनिक इसमें भी मान ले, कांग्रेसियों की ही बात मान लेता, 1885 को मान ही सकते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस से बहुत पहले हो चुका था। 1905 में बंग भंग हो गया। बंग भंग होने के बाद बंगाल में एक जबरदस्त आंदोलन, अंडरग्राउंड आंदोलन चल रहा था। संध्या समिति करके बहुत सारे अंडरग्राउंड मूवमेंट्स थे जो उस समय में जोर पकड़ने लगे। उसमें एक नाम था बारिंदर घोष का। वो अरविंद घोष के छोटे भाई। अब अरविंद घोष का नाम भी हम जानते हैं, एक सन्यासी के रूप में, एक राष्ट्रवादी के रूप में। तो 1907 का जो दशक है, 1910 का जो दशक है, 1910 से 1920 का, इस समय में सुभाष चंद्र बोस स्कूल से निकल के हाई स्कूल में आ रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय से निकल के मध्य विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय में आ रहे हैं। तो जाहिर है कि उम्र वही 12-13 साल होगी। वो रॉबिन्सन कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ते थे और अपने स्कूल के दरमियान ही उन्होंने पूरा विवेकानंद साहित्य पढ़ लिया। विवेकानंद साहित्य पढ़ने का मतलब वो कहीं न कहीं भारतीय दर्शन, भारतीय वेदांत, भारतीय जीवन पद्धति से बहुत अधिक प्रभावित है। उसके बाद स्कूल में जब वो स्कूलिंग हुआ तो स्कूल में बहुत अच्छा उनका रिजल्ट नहीं हुआ। रॉबिन्सन कॉलेज से पास करने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन। कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, इनका पाँव दिखना शुरू हो गया। प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब इन्होंने एडमिशन लिया तो वहाँ किसी बात पे स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिफ्ट हो गई। इन्होंने तुरंत लीडरशिप संभाल ली स्टूडेंट की और टीचर से भिड़ गए, वार्ता हुई। डिसीजन जो भी हुआ, इनको 1 साल के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इनको लगा कि ऑलरेडी इंटरमीडिएट में इनका रिजल्ट खराब हो चुका था, सेकंड क्लास हो चुका था। इनको लगा कि अब अगर ग्रेजुएशन में हम ना आगे ठीक से पढ़े तो फिर यहाँ भी रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो ईमानदारी पूर्वक अगले 1 साल इन्होंने अपने आप को हर तरह से काट के पढ़ाई में लगा लिया और पढ़े।
ये फिलोसफी के विद्यार्थी थे। दूसरा महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा कि दर्शन शास्त्र के छात्र थे। यहाँ से जब उन्होंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आईसीएस करने के लिए इनके पास मात्र 1 साल का समय था। 1 साल में अगर ये आईसीएस करते करते ना करते इनकी उम्र बीत जाती। आईसीएस करने ये लंदन गए। मात्र 1 साल में वहाँ प्रॉपर किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, या कुछ इसी तरह हॉल था जहाँ उन्होंने एडमिशन लिया, जहाँ पे उनके रहने के लिए। वहाँ से मॉरल साइंस में उन्होंने एक डिग्री ली और आईसीएस की परीक्षा में चौथा स्थान इन्होंने प्राप्त किया। इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद इनको फिर से इनका जो पृष्ठभूमि था इनके सवार हो गया। इन्होंने अपने भाई को, इनके जो मंझले भाई थे वो इनके उन्होंने कही एक तरह से मित्र भी थे, भाई भी थे, सुपरवाइजर भी थे, फिलोसफर भी थे, गाइड भी थे, सब कुछ वही थे। उनको उन्होंने चिट्ठी लिखा कि जिस अरविंद घोष और दयानंद सरस्वती के आदर्शों के तहत मैंने अपने आप को ढाला है, वह मुझे परमिशन नहीं देता है कि मैं अंग्रेजों की नौकरी करूं। मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं। इन्होंने बगैर कुछ किए हुए चिट्ठी अपनी माँ को लिखा, एक चिट्ठी अपने भाई को लिखा और छोड़ दिया। वहां से वो चले आए हिंदुस्तान। अब अरविंद घोष का प्रभाव, अब अरविंद घोष मात्र एक मैंने इंट्रोडक्टरी में लड़कों के लिए केवल कह रहा हूं कि अरविंद घोष अपने जमाने में बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और उन्होंने 5 या 9 साल की उम्र में उनको इंग्लैंड भेज दिया गया था। वो पहले आईसीएस भी बन गए थे। इनसे पहले आईसीएस की नौकरी को उन्होंने लास्ट आवर में एग्जामिनेशन सारा सिलेक्शन हो गया था, उनको लगा कि कहाँ हम फंस रहे हैं इसमें आईसीएस की नौकरी में। उन्होंने हॉर्स राइडिंग का जो टेस्ट था उसको किया, डिस्क्वालीफाई हो गए और फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, इंग्लिश इत्यादि पर बड़ी जबरदस्त पकड़ ली। बड़ौदा स्टेट को उन्होंने ज्वाइन किया और पहली बार जो इकोनॉमिक ये एजेंडा तैयार होता है, सालाना बजट तैयार करने का काम उन्होंने शुरू किया। तो यहाँ आके उन्होंने बड़ौदा स्टेट के में टीचर हो गए, सुपरवाइजर भी रहे, बहुत तरह के पद पे रहे। वहाँ उन्होंने वहाँ के सैनिकों को राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलानी शुरू कर दी। तो जाहिर है कि उस अरविंद घोष, बाद में अरविंद घोष मैंने संन्यास ले लिया, वो पांडिचेरी शिफ्ट कर गए, किंतु अरविंद घोष का जिस तरह से विवेकानंद और रविंद्रनाथ का बहुत अधिक प्रभाव बंगाल के युद्धों पर पड़ा, उसी तरह से अरविंद घोष का भी बड़ा जबरदस्त प्रभाव बंगाल के युद्धों पर पड़ा और उस प्रभाव से सुभाष चंद्र बोस भी वंचित नहीं थे, वह भी उसमें कहीं न कहीं संलिप्त थे। भारत आने के बाद उन्होंने गांधी से मुलाकात की। गांधी ने उनको कहा कि तुम कलकत्ता चले जाओ और चित्तरंजन दास के साथ काम करो। वो चित्तरंजन दास के साथ तब तक कांग्रेस में कुछ रिफ्ट हुआ और इलेक्शन लड़े ना लड़े कि इस पे स्वराजिस्ट पार्टी बना, स्वराजिस्ट पार्टी इलेक्शन लड़ा, चित्तरंजन दास बंगाल के ये हो गए, मेयर हो गए। इन्होंने इनको उसका एक अपना एग्जीक्यूटिव नियुक्त कर दिया। फिर वही बात कि इनका जो राष्ट्रवाद था वो हिलोरे मारने लगा। इन्होंने बंगाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जितना भी पद खाली था सब पर उन लोगों को अपॉइंट करना शुरू कर दिया जो जिनके क्या कहिएगा अभिभावक या घर के लोग राष्ट्रीय आंदोलन में शहीद हुए, खेत हुए, नजरबंद हुए या किसी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन के चलते जिनके घर का दाना पानी बंद हो गया, उनके आश्रितों को इन्होंने बंगाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नौकरी। एक तरह से राष्ट्रवादियों से इन्होंने बंगाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भर दिया। दूसरा काम इन्होंने किया, देखने में बहुत छोटा लगता है किंतु बड़ा प्रभावकारी डिसीजन था इनका। वह था बंगाल में कलकत्ता के जितनी भी गलियां थी
उसका नाम इन्होंने बदलना शुरू किया। इन्होंने भारतीयों के नाम पे, राष्ट्रवादियों के नाम पर उन गलियों का नामकरण शुरू किया। जो नाम अंग्रेजों के नाम पे था, जो जिन गलियों का नाम अंग्रेजों के नाम पर था, उनको बदल के उसे भारतीयों के नाम पे रखना शुरू किया। आज अगर मुगलसराय का नाम बदल रहा है या किसी किसका नाम बदल रहा है, कोई नई बात नहीं, हमारे यहाँ ये शुरू से होते आ रहा है। अब राष्ट्रवाद को दिखाना भी तो पड़ेगा, केवल आप राष्ट्रवादी है उसे राष्ट्रवाद को दिखाना भी पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस की अगली ये है कि इनका कद बड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। नेताजी रास्ते में थे तो जितन भाई ने हमसे पूछा कि इनको पहली बार नेताजी किसने कहा, हमको नहीं पता है। हम जितना रिकॉर्ड देखते हैं हर बार कंफ्यूज कर जाते हैं। कभी लगता है कि जर्मनों ने इनको नेताजी कहना शुरू किया, कभी लगता है कि स्कूल के साथियों ने इन्हें नेताजी कहना शुरू किया, कभी लगता है कि कांग्रेसियों ने नेताजी कहना शुरू किया। उसके बाद कांग्रेस में आए, जो कि उस समय में ऑर्गेनाइज्ड पार्टी कांग्रेस थी, इसलिए जो भी राष्ट्रवादी होगा वो जाहिर है कि कांग्रेस के थ्रू ही आगे बढ़ेगा। यह भी कांग्रेस में आए, किंतु कांग्रेस में आने के बावजूद इनका इनकी अपनी एक सोच थी, जिसमें एम.एन. राय या जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों का जो एक वामपंथी सोच था, समाजवादी सोच वाले जितने लोग थे, वो लगभग एक गुट के रूप में उभरने लगा कांग्रेस के। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया हरिपुरा इसमें सेशन में, 51वें सेशन में। अध्यक्ष बनने के बाद इनका पहला टारगेट हुआ कि हम आजादी जब लेंगे, जब हमें आजादी प्राप्त हो जाएगी, तो देश का संचालन कैसे, वह भी महत्वपूर्ण चीज है। तो देश के संचालन के लिए इन्होंने योजना आयोग, जिसको आज हम आप देख रहे हैं, इन्होंने योजना आयोग का कॉन्सेप्ट लाया, प्लानिंग कमीशन का एक कॉन्सेप्ट लाया और जवाहरलाल नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाया। दूसरा था कि भारत पिछड़ रहा है विश्व से, भारत को पिछड़ना नहीं है, भारत को आगे बढ़ना है। इसके लिए उन्होंने एक विज्ञान परिषद की स्थापना की और उस समय में जो सबसे बड़े वैज्ञानिक थे विश्वेश्वरैया, उसको उनका अध्यक्ष बनाया। उसी समय में 1838-39 में जापान और रूस के, जापान और चीन के बीच में लड़ाई होती है। इन्होंने जापान के विरोध में चीन का समर्थन किया और एक द्वारकानाथ कोटनीस थे, फिल्म भी है 1946 के आसपास, 50 के आसपास वो रिलीज हुई थी, वी शांताराम की डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी यूट्यूब पर आसानी से अवेलेबल है। बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, एक बार उस फिल्म को जरूर देखें। वो फिल्म अपने आप में बहुत लाजवाब चीज है। तो द्वारकानाथ कोटनीस को उन्होंने तैयार किया और उन्होंने चीन भेजा, चीनियों की सेवा के लिए, युद्धबंदियों की सेवा की। और लगभग कोटनीस रह ही गए चीन। कोटनीस के बारे में जितना इंफॉर्मेशन आज के डेट में हम लोग जानते हैं कि कोटनीस वहीं सेटल ही कर गए चीन में। और उसके बाद के वर्षों में आम चीनियों के बीच में भारत के प्रति जो एक सम्मान का भाव पैदा हुआ है, वह कहीं न कहीं उस कोटनीस के चलते हुआ, और वह कहीं न कहीं सुभाष चंद्र बोस के चलते। इस चीज को हम लोग नकार नहीं सकते। उस समय में बहुत सारे भारतीय राष्ट्रवादी थे, हमारे नेता थे, जिन्हें फॉरेन पॉलिसी, विश्व इतिहास, विश्व पॉलिटिक्स का ज्ञान था। इसमें कोई दो मत नहीं, मैं यह नहीं कहता हूँ, केवल यही समझ रहे थे हर बात को। किंतु इन्होंने समझा ही नहीं उस बात का, उसका एक फायदा भी। अब फिर एक पक्ष छूट रहा है। कुछ देर पहले सावरकर जी का आप लोगों ने चर्चा किया, आपको आश्चर्य लगेगा कि 1942 का उनका जो भाषण पढ़िएगा, उन्होंने जिन्ना और सावरकर को और कांग्रेस को, गांधी को, सबको एक लाइन में गाली दी। उनका कम मानना था कि जब तक आपको भयानक नरसंहार नहीं होगा आपकी सड़कों पर, आपको आजादी नहीं मिलने जा रही है।
आजादी आपको मिलेगी नहीं, आपको छीननी होगी अपनी आजादी। इसके लिए आप अपना बलिदान, अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार रहिए। एक थे हेडगवार साहब का नाम आप लोगों ने सुना, कहते हैं ना कि दक्षिणपंथी, वामपंथी, कांग्रेसी सभी दावा करते हैं कि नेताजी हमारे थे, तो करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जब प्रेसिडेंसी कॉलेज के स्टूडेंट थे, तब ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे। दोनों ही लगभग एक ही समय में कांग्रेस ज्वाइन किया और दोनों ने लगभग एक ही समय में कांग्रेस छोड़ा। दोनों के कांग्रेस छोड़ने का कारण भी एक ही था, गांधी। गांधी की नीतियां और गांधी दोनों के कांग्रेस छोड़ने का कारण था। हेडगवार साहब इनसे थोड़ा आगे इस मामले में कि उन्होंने भी यही कंसीव किया कि जब तक हम अपने आप को सैनिक रूप से शक्तिशाली न बना लेंगे, तब तक हम अंग्रेजों को यहाँ से नहीं भगा सकते। इसीलिए आरएसएस की स्थापना हुई। इधर सुभाष चंद्र बोस का भी मानना था कि अगर हम लोग सैनिक रूप से सशक्त नहीं होते हैं तो हम अंग्रेजों को नहीं भगा सकते। खैर, कांग्रेस में आपको इनके कद का अंदाजा इसी से लगता है कि अगले अधिवेशन के लिए जब हुआ, जो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा 52वें अधिवेशन के लिए, कोई आदमी मिल नहीं रहा था, ऐसा उपयुक्त आदमी जो सुभाष चंद्र बोस के पूरे काम को पूरा कर सके। तो सुभाष चंद्र बोस बोले ठीक है, हम ही अगला अध्यक्ष फिर से बन जाते। गांधी बोले कि नहीं, चूंकि गांधी के सिद्धांतों के एकदम विपरीत जा रहे थे सुभाष चंद्र बोस को, तो इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया अध्यक्ष के लिए। गांधी सर्वमान्य नेता थे, सारा जोर लगा कर लिए, फिर भी 300-350 वोट से सीतारमैया हार गए। ये बात दूसरी है कि बाद में कांग्रेस कार्य समिति जो है, वर्किंग कमेटी जो थी कांग्रेस की, उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया, जिसके चलते इनको त्यागपत्र देना पड़ गया और त्यागपत्र देके फिर अपना रास्ता इन्होंने अलग चुन लिया। भारत से बाहर जब वो भाग के गए, क्यों भागे नहीं भागे कहानी सब जानते ही हैं, तो ये बर्लिन गए, बर्लिन तक पहुंचे। वहाँ इन्होंने हिटलर से भी मुलाकात की। हिटलर का अपना कोई बहुत अच्छा इम्प्रेशन, वो देखे कि उसका बहुत अच्छा विचार भारत के प्रति नहीं है, इन्होंने बहुत अधिक माथापच्ची भी नहीं किया हिटलर के पीछे, जबकि हिटलर का राइट हैंड इनका बड़ा अच्छा मित्र था। वहाँ पे युद्धबंदी भी बहुत नहीं थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, बहुत अधिक युद्धबंदी भी नहीं थे। तो ये चाह रहे थे कि जो भारतीय सेना, जो युद्धबंदी बन रहे हैं भारतीय सैनिक, उनको एक जगह करके जमा करके हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े। किंतु यहाँ पर युद्धबंदियों की संख्या कम थी, तब ये जापान गए और जापान में अच्छी खासी संख्या में इनको युद्धबंदी मिले। वहाँ पे इन्होंने रास बिहारी बोस जैसा आदमी का सपोर्ट मिला, इन्होंने बड़ा ढंग से अपना आज़ाद हिंद फौज खड़ा किया और आगे की कहानी तो सामान्य कहानी है। मेरा अपना मानना है कि राष्ट्र की जो कल्पना, राष्ट्र के बारे में जो उनकी सोच थी, सो तत्कालीन किसी भी नेता से, किसी भी व्यक्ति से अधिक संगठित और सुसज्जित थी। और उनके इस सोच के इर्द गिर्द अगर कोई आदमी टिकते हैं तो दो ही आदमी टिकते हैं, दोनों विपरीत दिशा के लोग टिकते हैं। एक नेहरू टिकते हैं समाजवादी दृष्टिकोण के चलते, दूसरे हेडगवार टिकते हैं जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की। तो यही दो आदमी, दो विपरीत ध्रुव जो है, वो इनके कॉन्सेप्ट के, इनका जो राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट था, इनका जो राष्ट्र के प्रति इनकी जो माने ये थी दृष्टिकोण थी, उसके इर्द गिर्द अगर कोई आदमी टिकते, यही दोनों दो ध्रुव हैं। तो आज के तिथि में यह कहना कि सुभाष चंद्र बोस वामपंथी थे, आज वामपंथी भी दावा करते हैं, क्योंकि एम एन राय और